हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। प्रयोगशाला परिचारक की सीरीज के अंतर्गत हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हमने ब्लड का डिटेल से अध्ययन किया। हमने देखा कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में जो कनेक्टिव वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जिसको संवहनी तरल ऊतक या तरल संवहनी ऊतक कहते हैं, उसके बेसिकली दो भाग होते हैं, ब्लड और आपका लिम्फ। फिर ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और आपका ब्लड कार्पल्स। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है हमने डिटेल से पढ़ लिया है पिछले क्लास में। ब्लड कार्पल्स के अंतर्गत हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन किया है। अब ब्लड से जुड़ी हुई और कुछ प्रमुख फैक्टर हैं और कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। तो मानव शरीर में जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और आपका ए बी और आपका ओ, फिर उसमें पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, तो उनसे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ब्लड रिलेटेड डिसीज, जो रक्त संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, नॉर्मल एनीमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकोपेनिया क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, हीमोफीलिया क्या है, इनको मैं आपको आज जो है डिटेल से समझाने वाला हूं कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और ये किस प्रकार के डिसीज होते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो देखिए इतना तो सभी को पता है कि मानव शरीर में ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है वो आपके पाए जाते हैं, ए बी और आपका ओ। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इनके खोजकर्ता से। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक, अब इसमें देखिए आपको दो अलग अलग प्रकार के नाम जो है वो याद रखने हैं। इसमें क्या है, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला एरिया है, अर्थात ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी, इनको अलग वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है। और बच गया जो ब्लड ग्रुप ओ, इनको अलग वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको दो नाम याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो ए बी है, इनके खोज करता है लैंड स्टीनर। क्या नाम याद रखना है बेटा, लैंड स्टीनर। ठीक है, तो लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो आपके एरिया है, मतलब ए बी और ए बी, ये खोजा गया है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो खोजा गया है क्रिस्टेलो एंड स्टर्ली नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कॉस्टेलो नाम भी मिलता है, कॉस्टेलो पढ़िए, क्रिस्टेलो पढ़िए, कॉस्टेलो एंड स्टर्ली कहिए या क्रिस्टेलो एंड स्टर्ली कहिए, इनके द्वारा ब्लड ग्रुप ओ की खोज की गई है। तो पहले तो ये डिफरेंस आप ब्लड ग्रुप के बारे में जो है याद रखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो आपका ए बी है वो लैंड स्टीनर के द्वारा जो है वो आपका खोजा गया है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्रिस्टेलो एंड स्टर्ली के द्वारा जो है वो आपका फाइंड किया गया है, खोजा गया है। ठीक है, तो ये तो रटने वाली चीजें हैं, इजी है। लैंड स्टीनर ने ए बी की खोज की है, क्रिस्टेलो एंड स्टर्ली ने ब्लड ग्रुप ओ की खोज की है। ठीक, अब हम जो है इस ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नॉर्मली यहाँ से जो है आपको एंटीजन एंटीबॉडी से प्रश्न पूछ सकता है। सिंपल पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है और क्या डीप क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो पूछता है कि इन ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं और किसको जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, और सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। कई छात्र इसको जानते होंगे कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है
उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। बट यहाँ पे बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, केवल रटोगे तो हो सकता है भूल जाओगे, या डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है, प्रतिविष और प्रतिपिंड या प्रतिरक्षक कहते हैं शुद्ध हिंदी में, तो शुद्ध हिंदी में मत जाओ, उल्टा कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, ब्लड में ये आरबीसी में किस में कौन पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में कौन पाया जाता है, किसके चलते ये फैक्ट आता है कि यूनिवर्सल डोनर हम ओ को कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम ए भी कहते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको रटने की बजाय आप समझिए, जब समझ जाएंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा, साथ ही साथ कितना भी डीप क्वेश्चन आए वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो अब एक चीज तो क्लियर हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल डोनर, डोनर डीओ, डो, डो और ओ ऐसा याद रख लेना इंग्लिश में। यूनिवर्सल डोनर कौन सा कहलाता है, ओ, जबकि एक्सेप्टर कौन सा कहलाता है, ए से एक्सेप्टर और ए से ए बी, ऐसा याद रख लो। ठीक है, अब क्यों होता है उसको समझिए। तो देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं एंटीजन के आधार पर। मनुष्य में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, ब्लड ग्रुप का जो विभाजन है उसका आधार क्या है, एंटीजन। मानव शरीर में जो अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं बेटा, उसमें अलग अलग एंटीजन पाए जाते हैं। ये चित्र जो आप आपके सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन में, देखिए ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है और ये ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, हर ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, एक एक करके समझना। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी मिलता है और एंटीजन बी भी मिलता है। लेकिन सबसे प्रमुख खासियत है ब्लड ग्रुप आपका ओ का, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखो ये एंटीजन है क्या, सामान्य भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि एंटीजन क्या है, देखिए मानव रक्त में चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप आपका हो, आप अपने ब्लड ग्रुप को इमेजिन कर लीजिए। जो मनुष्य का जो शरीर होता है ना बेटा, मनुष्य का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो अपने रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन को ही पहचानता है। बाकी दूसरे एंटीजन को, अदर कोई एंटीजन रहेगा, उसको ये बाहरी पदार्थ मानता है, बाहरी मटेरियल मानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है और उसको नष्ट करने का, खत्म करने का प्रयास करता है। एंटीबॉडी आपके शरीर के एक प्रकार के गार्ड हैं, एक प्रकार के रक्षक हैं। कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहले से पाए जाते हैं, कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में बाहरी पदार्थ आने के बाद हमारा शरीर उसको बनाता है। ठीक है, अब देखिए एंटीजन समझ में आया कि हर ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन पाया जाता है, उस एंटीजन को छोड़ करके बाकी एंटीजन को मनुष्य का रक्त बाहरी पदार्थ मान करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उसको नष्ट करने का क्या करता है, प्रयास करता है। मैंने कहा कुछ एंटीबॉडी मानव ब्लड में, मनुष्य के शरीर में पहले से रहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए तो पाया जाता है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप ए में ऑलरेडी एक एंटीबॉडी भी पाया जाता है। कौन सा एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये बी के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखा है। कौन, ब्लड ग्रुप ए। गलती से ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिए तो वो तो केवल एंटीजन ए को पहचानता है, वो एंटीजन बी को नहीं पहचानता और उसके खिलाफ ऑलरेडी इस ब्लड में क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी बना हुआ है। वो ब्लड ग्रुप बी जैसे ही चढ़ाओगे वो उसको नष्ट करेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार
ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी पाया जाता है ए। मतलब ब्लड ग्रुप बी केवल ब्लड ग्रुप बी को पहचानेगा क्योंकि वो बी एंटीजन को ही पहचानता है, जबकि पहले से एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है किसके खिलाफ? ए के खिलाफ। ठीक है, तो गलती से बी वाले को ए नहीं चढ़ा सकते, ए वाले को बी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ए पहचानता है केवल ए एंटीजन को, बी पहचानता है केवल बी एंटीजन को। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या बना के रखे हुए हैं? एंटीबॉडी बना के रखे हुए हैं। क्लियर? अब बात आती है किसके बारे में? एबी के बारे में। अब एबी में मैंने क्या कहा था कि एबी में ए और बी दोनों हैं, तो दोनों प्रकार के एंटीजन है यार, है ना? उसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। मतलब जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो एंटीजन ए को भी पहचानता है, वो एंटीजन बी को भी पहचानता है। ठीक है, इसीलिए जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ब्लड ग्रुप आप ए चढ़ाओगे तब भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ए एंटीजन को ये पहचानता है, और ए चढ़ाओगे तो ए एंटीजन मिलेगा उसको, पहचानता, एक्सेप्ट कर लेगा। ब्लड ग्रुप बी चढ़ाओगे तो इसके पास देखो बी एंटीजन को भी पहचानता है, तो ये बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये ओ को भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, ब्लैंक है। ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, वो ब्लैंक है, तो ओ चढ़ाओगे तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ये सभी ब्लड ग्रुप को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट। रीजन समझ में आया? रीजन ये है बेटा कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों उसके लिए नोन है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए दोगे, एंटीजन ए दिखेगा, मैच कर गया, एक्सेप्ट कर लेगा। ब्लड ग्रुप बी दोगे, एंटीजन बी दिखेगा, मैच कर गया, एक्सेप्ट कर लेगा। ब्लड ग्रुप ओ दोगे तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन होता ही नहीं है, ब्लैंक है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए सर्वग्राही हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे एंटीबॉडी का, कि भाई ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीबॉडी ए है, लेकिन ब्लड ग्रुप जो आपका ए बी है इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। जैसे ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, वैसे ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो आपका ए बी होगा उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, चाहे इसको ए दो, चाहे बी दो, चाहे ओ दो, रक्षक तो इसके पास है ही नहीं, एंटीबॉडी तो है ही नहीं इसके पास, तो ये सभी को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ए बी सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके दो रीजन आप समझ सकते हो। पहला रीजन, इसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो ए और बी को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ओ को भी करेगा, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ब्लैंक है। साथ ही साथ इनसे लड़ने के लिए इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, किसके पास? ए बी के पास। इसीलिए सबको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब बच गया ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो चाहे आप ए बी को दो, चाहे आप बी को दो, चाहे आप इसको ए को दो, कोई एंटीजन है ही नहीं, ब्लैंक। ब्लैंक है तो ये कोई भी इसको बाहरी पदार्थ के रूप में डिटेक्ट करेगा ही नहीं, और सभी ओ को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ओ सबसे एक्सेप्ट आपका कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, क्योंकि ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। ओ में ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी पाया जाता है और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ओ सबको दे तो सकता है, लेकिन ओ ना तो ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है क्योंकि एंटीबॉडी ए ऑलरेडी है, ना बी से ले सकता है क्योंकि एंटीबॉडी बी ऑलरेडी है, ना ए बी से ले सकता है क्योंकि ए और बी एंटीबॉडी पहले से है। ये केवल ओ से ही ले सकता है। कौन? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास, बेचारे के पास दिक्कत है। ब्लड ग्रुप ओ केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही जो है आपका ब्लड ले सकता है, लेकिन वो दे सभी को सकता है।
तो ये रीजन आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। एक बार और आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। हर ब्लड ग्रुप में उसका एक एंटीजन होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। लेकिन ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो अपने एंटीजन को छोड़ करके बाकी सभी एंटीजन को वो बाहरी पदार्थ मानते हैं ब्लड ग्रुप, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप आपका जो बी है उसमें एंटीबॉडी ए है। ठीक है, इसीलिए एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी के साथ कैसा है कि इसमें एंटीजन ए भी है, बी भी है, साथ ही साथ कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसीलिए ए को भी ये पहचान के एक्सेप्ट कर लेता है, बी को भी ये पहचान के एक्सेप्ट कर लेता है, ओ को भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है। तो ये खुद के साथ साथ बाकी सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सार्वत्रिक गाही है। जबकि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन तो नहीं होता जिसके चलते वो सभी को दे सकता है, क्योंकि वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक को कौन डिटेक्ट करेगा? वो अपने आप को भी देगा, ओ को भी देगा, ए बी को भी देगा, बी को भी देगा, ए को भी देगा। लेकिन वो बाकी किसी से ले नहीं सकता, वो केवल ए से ओ से ही ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के खेल के चलते ही, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी बन जाता है और यूनिवर्सल डोनर कौन बन जाता है? ओ। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई ये एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, वो भी इस चित्र में है, देख लो। एंटीजन रेड ब्लड सेल में पाया जाता है बेटा। एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी में पाया जाता है। जबकि एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा। ये क्वेश्चन पूछ देगा, दिमाग में बिठा लीजिए। एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन आरबीसी में, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाएंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ब्लड ग्रुप को लेकर के याद रखनी है। रिवीजन मैं करा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से ए बी और ए बी की खोज लैंड स्टीनर ने की है, जबकि ओ की खोज कॉस्टेलो एंड स्टर्ली ने की है। इसमें जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर करते हैं। रीजन क्या होता है कि हर ब्लड ग्रुप में खुद का एक एंटीजन होता है, उसको छोड़ करके वो बाहरी सभी एंटीजन को बाहरी पदार्थ मान करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो उसमें एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है उसके साथ। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन बी है लेकिन वो एंटीजन एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है ए के लिए। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो उसके पास एंटीजन ए है एंटीबॉडी और एंटीजन बी है, लेकिन उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इसके चलते वो ए से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है और ओ से भी ले लेता है। रीजन है कि ओ के पास एंटीजन नहीं है, ब्लैंक है वो। ठीक है, तो ब्लैंक होने के चलते ओ सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ सभी से ब्लड नहीं ले सकता, केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। राइट। एंटीजन हमेशा आरबीसी में पाया जाता है और एंटीबॉडी हमेशा ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम आरएच फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा, कि आरएच फैक्टर होता क्या है। ठीक है, देखो क्या है कि सबसे पहले आप इस वर्ड को समझो कि आरएच फैक्टर ऐसा नाम जो है वो आपका क्यों दिया गया, और ये आरएच फैक्टर किसके द्वारा जो है वो आपका खोजा गया। पहले ब्लड ग्रुप आया, लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप आया, ए बी की खोज उन्होंने किया था। तो हमारे जो आपके लैंड स्टीनर हैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप के खोज करता है, इनके साथ एक और नाम आप जोड़ लीजिए, वीनर का। लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने ब्लड में एक अलग प्रकार के और एंटीजन की खोज की, और इस खोज को उन्होंने
रिसस प्रजाति का जो बंदर होता है, बंदरों की एक प्रजाति होती है जिसको कहते हैं रिसस, रिसस मंकी, रिसस बंदर। ठीक है, इस बंदर में उन्होंने इस प्रजाति मतलब इस एंटीजन को खोजा था, इस फैक्टर को खोजा था, इसीलिए इस रिसर्च के फर्स्ट 2 लेटर RH के चलते इस फैक्टर को कहा गया RH फैक्टर। गॉट इट? ठीक है, लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुप खोजने के कुछ समय बाद ब्लड में एक अलग प्रकार के एंटीजन की खोज रिसस मंकी में की, जिसके चलते इस रिसस वर्ड से इस फैक्टर का नाम कहा गया, इस घटक को कहा गया RH फैक्टर। ठीक है, अब ये RH फैक्टर, ठीक है, जिसमें ये एंटीजन पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें ये एंटीजन नहीं पाया जाता उसको RH नेगेटिव कहते हैं। भारत की 97% जनसंख्या, इंडिया की 97% जनसंख्या RH पॉजिटिव है। आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, आपका ब्लड ग्रुप A होगा, AB होगा, O होगा, है ना। अधिकांश लोगों का पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी होगा, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। आप कमेंट करेंगे, पॉजिटिव वाले कमेंट मत करिएगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होगी, निगेटिव वाले कमेंट करिएगा कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है XYZ निगेटिव है, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव। ठीक है, अधिकांश लोगों का ब्लड ग्रुप कैसा रहता है? पॉजिटिव। 97% जनसंख्या का ब्लड ग्रुप क्या रहता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो RH पॉजिटिव, RH निगेटिव मतलब वही ब्लड ग्रुप का है, जैसे कि RH पॉजिटिव 4 प्रकार के होंगे, A प्लस, B प्लस, AB प्लस, O माइनस। RH नेगेटिव भी 4 प्रकार के होंगे, A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस। ठीक है, तो जिनमें ये फैक्टर पाया जाता है वो पॉजिटिव कहलाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव कहलाते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम में डीप में क्वेश्चन जाएगा तो पूछ सकता है आपको। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, RH प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव, RH एब्सेंट मतलब नेगेटिव। कोई भी जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो आपका व्यक्ति है, ये पॉजिटिव से तो ब्लड ग्रुप ले ही सकता है, साथ ही साथ ये निगेटिव वाले से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पॉजिटिव तो ले ही सकता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रहेगा, कोई भी रहे, ओ नेगेटिव रहे, ए बी नेगेटिव रहे, बी नेगेटिव रहे, ए नेगेटिव रहे, ये केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट्स ओनली नेगेटिव। ठीक है, जबकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भाई पॉजिटिव वाला पॉजिटिव तो लेगा ही लेगा, नेगेटिव भी लेता है, लेकिन नेगेटिव वाला केवल एक्सेप्ट करेगा किसको? नेगेटिव को। ये चीज क्लियर हो गया। अब इससे क्या होता है, एक डीप क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है। क्या डीप क्वेश्चन जनरेट होता है? यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो बड़ा इजी है, अभी कुछ देर पहले आप बताए थे और हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर कौन सा है? ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। और यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर, ठीक है, एक्सेप्टर मतलब ग्राही जो सबसे ले सकता है, और डोनर मतलब दाता जो सबको दे सकता है। ये क्या होता है? O, डोनर होता है O। लेकिन इसमें भी तो अब दो कैटेगरी हो जाएंगे ना, RH प्रेजेंट वाला AB पॉजिटिव, RH एब्सेंट वाला AB निगेटिव। वैसे RH प्रेजेंट वाला O पॉजिटिव, RH एब्सेंट वाला O निगेटिव। अब डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछा कि भाई सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है, सार्वत्रिक दाता कौन होता है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा? A, AB, है ना, A, B, AB और O।
कठिन रहेगा तो AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस ऐसा देगा। अब इसमें से आपको छांटना है कि भाई AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, O पॉजिटिव O नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से तो ले सकता है, निगेटिव से भी ले सकता है। मतलब कंक्लूजन यदि हम निकालें तो जो अब निकलेगा यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। रीजन, ए बी पॉजिटिव पॉजिटिव से तो ले ही लेगा, नेगेटिव से भी ले ही लेगा, पॉजिटिव से तो ले ही लेगा और नेगेटिव से भी लेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर दाता सभी को कौन दे पाएगा, तो सभी को देने वाला हो जाएगा ओ नेगेटिव। भाई ओ पॉजिटिव करोगे तो ये केवल पॉजिटिव को दे पाएगा ना, निगेटिव को नहीं दे पाएगा, क्योंकि निगेटिव तो निगेटिव ही एक्सेप्ट करता है ना। जबकि ओ निगेटिव लोगे तो निगेटिव वाला तो निगेटिव को दे पाएगा ही, निगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक्चुअल में यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव होता है और एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस होता है। ये ज्यादा सही है, केवल ए बी बोलना, केवल ओ बोलना गलत है। राइट? तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो ये आप निकाल लेंगे, समझ लेंगे इसको कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, while negative blood group accepts only negative. Therefore, universal blood group acceptor कहलाएगा AB positive because AB positive पॉजिटिव वाले से तो लेगा ही लेगा, नेगेटिव वाले से भी लेगा, एंड यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर कहलाएगा O निगेटिव बिकॉज निगेटिव निगेटिव को तो दे ही सकता है, निगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्लियर? ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर से इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर आपको समझाने के बाद मैं ब्लड रिलेटेड डिसीज जो है बताता हूं। ठीक है, इजी है, बस आपको समझना है। मैंने पहले से यहाँ पे टाइप कर रखा है ताकि समय की बचत हो। तो बात कर लेते हैं। अच्छा, ब्लड रिलेटेड डिसीज से पहले कुछ ब्लड रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा और समझ लो ताकि आगे जो मैं आपको डिसीज बताने वाला हूं वो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आए। जैसे व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना क्या होता है, किसको रक्त का थक्का जमना कहते हैं? तो रक्त का वायु के संपर्क में आने पर रक्त का जमाव होना रक्त का थक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। कोई भी ब्लड वेसल्स ऐसा टूटता है तो वहां से जो है आपका ये ब्लड वेसल्स ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो वहां पे प्लेटलेट्स जो है वो आपके निकलते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आता है और यहाँ पे एक प्रकार का जाली नुमा संरचना बना देता है। तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो मेन प्लेटलेट्स और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लीवर से जो है बनता है, लीवर इसको बनाता है, यकृत इसको बनाता है। राइट? उसके बाद देखो, एक होता है एंटीकोएगुलेंट। व्हाट इज एंटीकोएगुलेंट? ठीक है, प्रतिस्कंदक पदार्थ किसको कहते हैं? वे पदार्थ जो रक्त का थक्का जमने से उन्हें रोकते हैं या बचाते हैं उसको प्रतिस्कंदक पदार्थ कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है उसको छोड़ो, पहले आप ये समझ लो कि प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या होता है। एंटीकोएगुलेंट किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रक्त का थक्का नहीं जमने देते, वे पदार्थ जो ब्लड क्लॉट नहीं होने देते, उन पदार्थों को प्रतिस्कंदक पदार्थ या एंटीकोएगुलेंट कहते हैं बेटा। अब ये जो एंटीकोएगुलेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट और आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट। प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ और कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या होता है? जैसे अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है यह प्राकृतिक एक प्रतिस्कंदक होता है।
मैं इस प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं लीवर पढ़ाने के दौरान, कि लीवर जो होता है हमारा दो प्रकार का प्रोटीन बनाता है। एक बनाता है फाइब्रिनोजेन, जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, रक्त का थक्का जमाता है लेकिन शरीर के बाहर वो वर्क करता है। और एक प्रोटीन होता है क्या आपका हिपेरिन प्रोटीन, ये भी लीवर बनाता है और ये हमारे शरीर के भीतर रक्त वाहिकाओं में कार्य करता है और शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। तो चूंकि ये ब्लड क्लॉट नहीं होने दे रहा है, तो एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट है जिसका निर्माण लीवर में होता है, इसीलिए हम इसको एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कहेंगे, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कहेंगे। इसी प्रकार का प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ जोंक में पाया जाता है, हिरुडीन नाम का। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब जोंक जो है रक्त चूसता है, किसी भी व्यक्ति पशु को काटता है, तो उसके मुंह से लार से हिरुडीन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ निकलता है, जिससे वहां पे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और आसानी से वो रक्त चूस लेता है। ठीक है, तो मनुष्य का जो हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ, उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। क्लियर? अब देखिए, कुछ आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट भी होते हैं जो ब्लड बैंक में यूज करते हैं। भाई, आप ब्लड जब आप देते हो तो उसको ब्लड बैंक में रखा जाता है ना, तो भाई ब्लड बैंक में ब्लड जो है वो क्लॉट क्यों नहीं हो जाता? या फिर जब आप लैब वगैरह में, पैथोलॉजी वगैरह में अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो वहां पे आपका ब्लड लिया जाता है, तो वो ब्लड तुरंत क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर उसमें आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट मिलाते हैं, वहां पर कृत्रिम प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है। और दो फेमस कृत्रिम प्रतिस्कंदक या दो फेमस आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट का नाम आप याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। एक है आपका सोडियम डेक्सट्रोज, सोडियम डेक्सट्रोज याद रखना। दूसरा ईडीटीए याद रखना, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ईडीटीए, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, कौन कौन कहाँ पे यूज होता है? पहले बात कर लेते हैं ब्लड बैंक के बारे में। तो देखिए बेटा, ब्लड बैंक में रक्त का थक्का जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम डेक्सट्रोज मिला करके रखते हैं, और ब्लड में सोडियम डेक्सट्रोज मिलाने के बाद उसको -40 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। और इस स्थिति में रखने पर जो आपका ब्लड बैंक में ब्लड है वो लगभग 40 से 60 दिनों तक रखा जा सकता है। राइट? जब आप पैथोलैब वगैरह में जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, ब्लड निकाल करके एक छोटे से परख नली में देते हैं, तो वहां पे देखना उन लोग कुछ 2-3 बूंद उसमें केमिकल डालते हैं। वो केमिकल होता है ईडीटीए, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। यह भी कृत्रिम प्रतिस्कंदक है जिसका प्रयोग पैथोलॉजी एवं प्रयोगशाला वगैरह में रुधिर का थक्का जमने से रोकने के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा कि प्रतिस्कंदक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने से रोकते हैं, बचाते हैं। कृत्रिम प्रतिस्कंदक और प्राकृतिक प्रतिस्कंदक याद रखना। प्राकृतिक प्रतिस्कंदक में मनुष्य में जो फेमस है वो है क्या? हिपेरिन, जो बनता है लीवर में। और जोंक का एक फेमस प्रतिस्कंदक पदार्थ जो उसके लार में बनता है, हिरुडिन। कृत्रिम प्रतिस्कंदक याद रखना, ब्लड बैंक में सोडियम डेक्सट्रोज का यूज करते हैं ताकि ब्लड को क्लॉट होने से रोका जा सके। और पैथोलैब वगैरह में ईडीटीए, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड का यूज करते हैं। राइट? इतना चीज समझ में आया बेटा? आगे बढ़ता हूं। अब हम ब्लड रिलेटेड डिसीज, रक्त संबंधित रोग देखते हैं। हालांकि रक्त संबंधित तो बहुत सारे रोग हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो क्या क्या डिसीज मैं आपको बताने वाला हूं, उससे एक बार परिचय आपका करा देता हूं, फिर एक एक डिसीज को हम समझते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले देखने वाले हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस क्या होता है। देन मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज एनीमिया, रक्ताल्पता क्या है, और ल्यूकोपेनिया किसको कहा जाता है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। ल्यूकोपेनिया के बाद हम देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ये डिसीज क्या है। ल्यूकेमिया क्या होता है। एक्चुअल में ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफी डिफरेंस है, एग्जाम में पूछता भी है। हीमोफीलिया क्या है एंड सिकल सेल एनीमिया क्या है।
पर्निशियस एनीमिया क्या है ये भी मैं जो है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस से। ठीक है, अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस होता क्या है? फीटस वर्ड से ये जुड़ा हुआ है। फीटस वर्ड मतलब फिटलस या फीटस का मतलब होता है भ्रूण, एम्ब्रायो। जब बच्चा गर्भ में पेट में इस प्रकार से रहता है तो इस बीमारी में शिशु की पैदा होने से पहले या पैदा होने के तुरंत बाद डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नॉर्मली ये बीमारी किस लिए होता है? मेल और फीमेल के आरएच फैक्टर में भिन्नता के चलते। यदि मेल का आरएच पॉजिटिव है, फीमेल का आरएच नेगेटिव है, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन इस प्रकार कंडीशन मेल का आरएच पॉजिटिव होना और फीमेल का जो है आरएच नेगेटिव होने के चलते जो है वो आपका होता है। तो चूंकि फीटस से संबंधित ये बीमारी है इसीलिए इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस कहते हैं, जिसमें शिशु की या तो गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है या जन्म होने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला डिसीज आप देख लो। अगला डिसीज है रक्ताल्पता एनीमिया। ये तो बहुत कॉमन डिसीज है, पहले भी मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ। मानव शरीर में जब बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो यह स्थिति जो है आपका एनीमिया कहलाती है। ठीक है, तो अगर एनीमिया होता है तो मेल में और फीमेल में मैंने आपको हीमोग्लोबिन का स्तर बताया था। मेल में 13 to 15, फीमेल में 11 to 15 ऐसा मान लीजिए, या 11 to 13। तो फीमेल में ज्यादातर होता है ये। फीमेल में अगर हीमोग्लोबिन या एचबी का स्तर 11 से भी नीचे वगैरह चला जाता है, 10 हो गया, 9 हो गया, 8, है ना, उसको एनीमिया कहते हैं, है ना। हाथ पीले पीले सफेद सफेद दिखाई देने लगते हैं। अब एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन वहन करना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन HBO2 बनाता है। भाई हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन वहन क्षमता आपके ब्लड में घट जाएगी, आपके कोशिकाओं तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा, तो इसके चलते शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा ना कोशिकाओं तक। ठीक है, ये स्थिति कब आती है? खास करके आयरन की कमी होने से, विटामिन B9 की कमी होने से, विटामिन B12 की कमी होने से। प्रेगनेंसी के दौरान जो है खास करके इसीलिए महिलाओं को विटामिन B9, B12, है ना, मतलब फोलिक एसिड, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इसकी गोलियां दी जाती हैं ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में डिलीवरी टाइम वैसे ही भी ब्लड लॉस होता है, ऑलरेडी ब्लड कम रहेगा, फिर ब्लड लॉस होगा, तो फिर वहां पे रिस्क फैक्टर जो है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, विशेष करके अगर विटामिन B12 के चलते अगर एनीमिया हो रहा है, विटामिन B12 की कमी के चलते एनीमिया हो रहा है, तो उस एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एनीमिया। अगला डिसीज ल्यूकोपेनिया क्या है? देखो बेटा, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, चलो मैं आपको इसको एक समझा दे रहा हूं। ल्यूकोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस, दो चीज याद रखना। क्या मैंने कहा? ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस। ओके, ल्यूक वर्ड जुड़ा हुआ है, ल्यूक वर्ड जुड़ा हुआ है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं? WBC को। मतलब ये WBC से जुड़ा हुआ डिसीज है। ल्यूकोसाइट्स वर्ड से ये ट्रेस कर लोगे आप, राइट। ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ये WBC से संबंधित बीमारी है। हमारे शरीर में WBC का मेन काम क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, शरीर के रक्षक के रूप में, सिपाही के रूप में कार्य करना। ठीक है, WBC की कमी होना ल्यूकोपेनिया है, WBC की अधिकता होना ल्यूकोसाइट्स है।
ठीक है, सीधा सीधा। कमी होगा तो ल्यूकोपेनिया होगा, डब्ल्यूबीसी कमी होगा वो डिसीज ल्यूकोपेनिया कहलाएगा। जब डब्ल्यूबीसी की कमी होगा तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या होगा बेटा, कमजोर होगा। होगा। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाता है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे बढ़िया सर डब्ल्यूबीसी अधिक हो गया, शरीर में हमारे सिपाही बढ़ गए, तो नहीं। इससे होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से हमारा शरीर जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मतलब इससे एलर्जी बढ़ने लगती है। हमारा शरीर क्या हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है हर चीज के प्रति, जो है फिर वो आपका प्रोटेक्टिव बिहेवियर लाने लगता है। धूल आएगा छींक होगा, धुआं आएगा छींक होगा, हर बाहरी पदार्थ को शरीर से बाहर करने का प्रयास करेगा, स्वेलिंग वगैरह हो जाएगा, एलर्जी वगैरह ज्यादा होता है। ठीक है। और खास करके डब्ल्यूबीसी से शरीर में आपका स्नोफिल जो है वो आपका बढ़ जाते हैं, और स्नोफिल बढ़ने से जो डिसीज होता है उसको स्नोफिलिया कहते हैं, जिसमें ज्यादातर सर्दी वगैरह, जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, छींक वगैरह ये सारे आते हैं। ठीक है। तो लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी भी एक प्रकार का डिसीज है विच इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया, एंड एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी भी एक प्रकार का रोग है विच इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी की अधिकता से एक और रोग होता है, ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से एक और रोग होता है, ल्यूकेमिया। ध्यान से समझना इसको। ल्यूकोपेनिया डब्ल्यूबीसी की, अरे चल क्यों नहीं रहा है ये, ल्यूकोपेनिया डब्ल्यूबीसी कमी से हुआ। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से मैंने कहा ल्यूकोसाइटोसिस होता है, जिसमें शरीर ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और एक मैं बोल रहा हूं कि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ही एक और होता है, ल्यूकोमिया। इसमें भी डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाता है। डब्ल्यूबीसी इसमें क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। बस फर्क ये है कि इसका जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, वो एबनॉर्मल होता है बेटा। एबनॉर्मल मतलब ये काम का डब्ल्यूबीसी नहीं होता। जबरदस्ती डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जो काम का नहीं है, और यही कहलाता है ब्लड कैंसर। व्हाट इज ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर इज एक्चुअली ल्यूकोमिया, एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी। और वो डब्ल्यूबीसी किस प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं? एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी होते हैं, काम के नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी से ही रिलेटेड मैंने आपको 3 प्रकार के डिसीज बता दिए। डब्ल्यूबीसी कमी ल्यूकोपेनिया कहलाएगी, डब्ल्यूबीसी कमी होगी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की अधिकता होगी, अगर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो उससे शरीर सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा, एलर्जी वगैरह आएगा, ये डिसीज कहलाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी है ना, डिफेक्टिव डब्ल्यूबीसी, नेगेटिव डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी बहुत ज्यादा संख्या में, तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है, और ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में वो जाना जाता है। ठीक है। चलो इनको मैं बता दे रहा हूँ आगे। तो पहले ल्यूकोपेनिया बताया था अभी आपको। व्हाट इज ल्यूकोपेनिया? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाना ल्यूकोपेनिया कहलाता है, जिसके कारण शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास नहीं हो पाता है। नॉर्मल ऐसा दिखेगा ब्लड, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सब डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी है, मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। अगला डिसीज ल्यूकोसाइटोसिस। रक्त में जब श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अति संवेदनशील हो जाता है, और यह दशा एलर्जी भी कहलाती है। जैसे डब्ल्यूबीसी में इओसिनोफिल्स, स्नोफिल्स का बढ़ जाना स्नोफिलिया कहलाता है। ठीक है। अब देखो, एक तरफ मैंने लिख दिया है ल्यूकोपेनिया, एक तरफ मैंने लिखा है ल्यूकोसाइटोसिस। चित्र में देख लो, ये नॉर्मल अवस्था है,
WBC नॉर्मल अवस्था में है। जब WBC कम हुआ, कम दिख रहा है यहाँ पे, ल्यूकोपेनिया। जब WBC अधिक हो गया, जब ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, राइट। और इसी का एक रूप होगा जब WBC संख्या तो बढ़ेगी लेकिन अनावश्यक और अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती हैं, और ये WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करने में असमर्थ होती हैं, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है हमारा बोन मेरो, अस्थि मज्जा। ब्लड कैंसर में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो बोन मेरो, अस्थि मज्जा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसी ल्यूकेमिया को सामान्यतः ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि ये हमारा नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, जो ब्लू ब्लू कलर में थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एबनॉर्मल देखो थोड़े से मृत टाइप के WBC की संख्या बढ़ने लगती है, ये कहलाती है ल्यूकेमिया। इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर, और इससे प्रभावित अंग होता है बोन मेरो या अस्थि मज्जा। ठीक है, एक चीज और बता दे रहा हूँ, एलर्जी के बारे में ही बताया मैं आपको। ल्यूकोसाइटोसिस जब WBC बढ़ जाता है तो वो एलर्जी कहलाता है। एलर्जी के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं, एंटी एलर्जिक जो बोलना चाहिए कि औषधियां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको एंटी हिस्टामिन भी कहा जाता है। एलर्जी के उपचार में प्रयोग की जाने वाली औषधि एंटी हिस्टामिन कहलाती है। पूछा गया क्वेश्चन है, एलर्जी के उपचार में प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या कहलाती है? एंटीहिस्टामिन। ठीक है, चलिए अगले डिसीज की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला डिसीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है बेटा? ये देखो मैं चित्र समझा रहा हूँ। नॉर्मल क्या होता है, कहीं पे ब्लड वेसल्स जो है वो आपका फटा, तो वहां पे प्लेटलेट्स एक्टिव होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक्टिव होगा, ब्लड क्लॉट होगा, और धीरे से वहां पे रक्त का थक्का जम जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया में रक्त ऐसा फवारे टाइप बहता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो वह बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता या बहुत देर से जमता है, उसको हीमोफीलिया कहते हैं। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज है, या ये बोल सकते हो यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। ठीक है, और ये जो आपकी बीमारी है सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, और पीढ़ी दर पीढ़ी उस ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में ये आपका हस्तांतरित होता चला गया। इसीलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि शाही रोग या रॉयल डिसीज किसे कहते हैं, तो इस हीमोफीलिया डिसीज को ही शाही रोग या रॉयल डिसीज कहते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या डिसीज है? जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होता है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में महारानी विक्टोरिया को ये हुआ था, और वहीं से चलते आ रहा है, मतलब उस फैमिली में चलते आ रहा है, इसीलिए रॉयल फैमिली या शाही परिवार में होने के चलते इस डिसीज को रॉयल डिसीज या शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला जो आपका डिसीज है वो है सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल एनीमिया तो मैंने आपको समझा दिया, हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया, इसको मैं एक क्लास जिसमें आपको MCQ करा रहा था उसमें आपको इसको समझाया था कि सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज है, अनुवांशिक बीमारी है, जिसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका आकार नॉर्मली गोलाकार होता है रेड ब्लड सेल का। लेकिन इस बीमारी में उनका जो आपका आकार है वो इस प्रकार के अर्धचंद्राकार या हंसिये का आकार का हो जाता है। गोलाकार की बजाय ऐसे हंसिये का आकार हो जाने के कारण इसकी जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है इस प्रकार के रेड ब्लड सेल का, वो घट जाती है। क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है बेटा, जो ऑक्सीजन का वहन करता है। तो जब यह अर्धचंद्राकार या हंसियाकार सिकल्ड शेप में हो जाता है तो इसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाती है, और इस रेड ब्लड सेल, नॉर्मली रेड ब्लड सेल की आयु 120 दिनों की होती है, इस हंसियाकार रेड ब्लड सेल की आयु और कम हो जाती है, जल्दी ये खत्म हो जाता है, कम ऑक्सीजन वहन कर पाता है, तो शरीर
जल्दी थकने लगता है, टिश्यूज तक, सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। साथ ही साथ शरीर में जब यह इस प्रकार का अर्धचंद्राकार रेड ब्लड सेल परिवहन करता है रक्त वाहिकाओं के भीतर, तो ये फंसने लगता है, जिससे पूरे शरीर में तीखा दर्द होता है, ब्लॉकेज बन जाता है, हार्ट अटैक की संभावना जो है वो आपका बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसीज है, एक अनुवांशिक बीमारी जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का आकार गोलाकार की बजाय हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिससे उसकी आयु कम हो जाती है और ऑक्सीजन वहन क्षमता भी घट जाती है, जिससे शरीर में रक्त परिवहन और ऑक्सीजन परिवहन में समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे जो रोगी होते हैं उनके शरीर में मतलब बार बार नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है वो आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनका इलाज यही है वर्तमान में। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जो है क्या क्या देखा, हमने जो है आपका ब्लड ग्रुप समझा, आरएच फैक्टर समझा और प्रमुख ब्लड रिलेटेड डिसीज को हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हार्ट को डिटेल समझाऊंगा। अंतिम में आपको बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स जो है वो एकेडमी के द्वारा अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए फीस रखा गया था 2,990 रुपए। अभी भी ऑफर को थोड़ा बढ़ा करके 2,990 रुपए में ही एडमिशन दिया जा रहा है, जबकि 100 से कहीं ज्यादा स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले चुके हैं, फिर भी ऑफर बनाए रखा गया है। 2,990 रुपए बहुत कम फीस है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसी फीस में केवल छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास जो है वो एकेडमी में प्रोवाइड की जाती है, और इसी फीस में हम छत्तीसगढ़ कंप्लीट जीएस, वही जीएस जो हम पीएससी और व्यापम में देते हैं, मैं ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया इंडियन ज्योग्राफी भी इंक्लूड किया गया है, साथ ही मेरे द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा साइंस इसमें ऐड है। तो आप यदि इसमें प्रवेश लेने के इच्छुक हैं या इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये हमारा पेड कोर्स का व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन क्लासेस का या पिछले क्लासेस का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है 9691192359, आप वहां पे हमको व्हाट्सअप करिएगा। पेड कोर्स के लिए यहाँ व्हाट्सअप करिएगा। इसके अलावा अभी जो आरक्षक का पद आया है उसके लिए आपका पेड कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक का पेड कोर्स चल ही रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए, एडीओ के लिए, सीजीपीएससी प्री के लिए, व्यापम के लिए, प्री प्लस व्यापम आल एग्जाम के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स, छत्तीसगढ़ स्पेशल कोर्स, सभी में जीएस वाला पोर्शन जो है वो मेरे द्वारा ही रीड कराया जाता है। तो इनके बारे में भी अधिक जानकारी, इन कोर्सेस से यदि आप जानकारी चाहते हैं या इनमें प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वही जो हमारा पेड ऑनलाइन कोर्स का नंबर है 7470960094, आप इसमें मैसेज करके डिटेल्स जानकारी मैनेजर से प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, याद रहे इसमें केवल वही मैसेज करें जिनको पेड कोर्स रिलेटेड जानकारी जो है वो आपका चाहिए। फ्री पीडीएफ वगैरह के लिए, लिंक वगैरह के लिए या बैच से जुड़ने के लिए नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है कृपया आप उसमें मैसेज करें। मिलता हूं मैं आपको अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।